ओजोन परत दिवस है, उससे पहले पूरे देश में ग्लोबल वार्मिंग की बात लगातार हो रही है। पहले ये सोचते थे कि ये जो है अन्य कंट्रियों में, जो अमेरिका हो या और अन्य देश हैं, उनमें इसका असर होने वाला है, लेकिन अब ये असर धीरे धीरे यहाँ तक आ गया है पूरे भारत में। जिस तरह से इस बात को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो लगातार पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही शख्सियत हैं जो बड़े पर्यावरणविद हैं, जो करोड़ों बैग बना चुके हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से हम ओजोन परत को बचा सकते हैं और किन किन सावधानियों को हमें सावधान रहना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले वक्त में हम इससे बच सकें। सर, किस तरह से बच सकें? ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जिस तरह से आपने बताया कि 1991 में जब ये सम्मेलन हुआ था, तब इस तरह की बातें थी कि हम पर इसका असर होने वाला नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ये असर यहाँ तक पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये जब 2006 में ये जब सम्मेलन हुआ, 2016 में जब सम्मेलन हुआ था, पेरिस क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, पेरिस समझौता के नाम से जानते हैं, उसमें 196 कंट्रीज ने डिक्लेरेशन साइन किया था और उसमें ये था कि हम वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो हम 1.5 डिग्री से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ने देंगे और इस तरह की कोशिश करेंगे कि कभी भी 1.5 डिग्री मैक्सिमम लिमिट उन्होंने करी, लेकिन वो लिमिट हमने एफर्ट्स किए नहीं और वो लिमिट 2023 में ही हमारा जो वर्ल्ड ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज होता है 14 डिग्री, वो 15.5 डिग्री 2023 में ही क्रॉस कर गया। तो ये सबके लिए बड़ी चिंता की बात है। अब इस बात को सारे नेता, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में हो, बार बार इसी बारे में हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हर एड्रेस में उनको इस बात का जिक्र होता है कि हमको ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है, कार्बन एमिशन को हमसे कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को हमको कम करना है। और हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी कोशिश भी ये रहे कि भी हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने में। जैसे हम लोग कपड़े के बैग बनाते हैं तो हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक अल्टरनेट बनाते हैं, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है वो अरबों खरबों प्लास्टिक डेली यहाँ पे यूज होता है और वो क्योंकि रिसाइकिल नहीं हो सकता, वो गार्बेज में चला जाता है और क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं हो सकता तो अब जब जमीन में डालते हैं तो आप 2000 साल बाद में भी देखेंगे तो वो वैसा का वैसा आपको मिलेगा, वो डिकम्पोज नहीं, गलता नहीं, सड़ता डिकम्पोज नहीं होता और डिकम्पोज नहीं होता। और हमारे यहाँ पे तो गायों की बात करते हैं कि जितने भी जानवर हैं वो उनको कचरे के साथ खा लेते हैं, खाने के साथ उनके पेट में चला जाता है। फॉरेन में उनकी सी लाइफ होती है तो वहाँ पे जो टर्टल्स है, वेल्स हैं, शार्क्स है, उनके पेट में जैसे हमारे यहाँ गाय में निकलता है कई किलो, वैसे उनके वेल्स को जब चीरते हैं, मर जाती है तो उसमें कई किलो प्लास्टिक वहाँ से निकलता है। और एक जो माइक्रो प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक इतनी बड़ी एक समस्या हो गई कि ये बताया जाता है कि कैंसर का एक बहुत बड़ा रीजन है माइक्रो प्लास्टिक। जैसे हम लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, अब वो प्लास्टिक की बोतल जो है वो पानी के साथ साथ हम लोग माइक्रो प्लास्टिक भी साथ में, वी आर ड्रिंकिंग द माइक्रो प्लास्टिक अलोंग विद द वाटर। कैंसर की जो बीमारी है वो हाल ही में बहुत ज्यादा बढ़ गई और ऐसा लगने लग गया है कि कैंसर की बीमारी एक ऐसा बीमारी होगी जो हर किसी व्यक्ति में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वो कारण क्या है कि यही प्लास्टिक, एक तो मिलावट है कि हम लोग शुद्धता प्योर चीजें हमको मिलती नहीं है। और सिंगली जो माइक्रो प्लास्टिक है, ये रिसर्च से साबित हो गया कि माइक्रो प्लास्टिक इज वन ऑफ द रीजन फॉर स्प्रेडिंग द कैंसर, क्योंकि हम लोग पानी के साथ साथ हम लोग वो ले रहे हैं। तो अभी आप देखिए जितने भी बड़ी होटल्स ने सबने सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दिया। आजकल आप जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, उसकी जगह कांच की बोतल आ गई, स्टील की बोतल आ गई, ग्लास आ गया। जो पुराना हमारा सिस्टम था, हमको अपनी प्राचीन विरासत को तो वापस लाना ही पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है तो वो बहुत जरूरी है। पानी पीने के लिए जो ग्लास यूज लेते हैं अपन, वो भी उसी में आता है कि भाई पानी पीने के लिए बड़े प्रोग्राम जो भी होते हैं उसमें भी यूज आता है ग्लास, तो उसमें से भी नुकसान ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे नुकसान है। इसलिए हमको स्टील का ग्लास या कांच का ग्लास यूज करना चाहिए, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक तो उसको आपने यूज किया, फेंक दिया, और फेंकने का मतलब क्या होता है, वो गया कहाँ? वो तो रिसाइकिल तो हो नहीं सकता। आप कचरे में फेंकोगे, आप लैंडफिल्स में जाएगा, और लैंडफिल्स में जाने का मतलब होता है हमारी जमीन बंजर हो जाती है, जमीन हमारी खेती के लायक नहीं रहती, कोई काम करने के लिए नहीं रहती। और वो प्लास्टिक कभी भी काम नहीं आता है, उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। गलती से कोशिश करें तो उसमें इतना कार्बन एमिशन होता है रिसाइकलिंग प्रोसेस में। एक तो बनाने में, पहले तो प्लास्टिक बनाने में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज यूज होती है, अगर आपको उसको जलाने की कोशिश करो तो उससे और ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो किसी भी तरह से ये एक ऐसी समस्या है जो किसी भी तरह से मतलब सही नहीं है। और कॉटन का बैग है वो जैसे कपास से आपने धागा बनाया, धागे से आपने कपड़ा बनाया, कपड़े से वापस आप रिसाइकिल करके वापस आप धागा बना सकते हो, फिर कपड़ा। तो एक तो रिसाइकिल प्रोसेस हो गया। फिर रीयूजेबल का मतलब है इसको आप
कट इतना स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है कि उसको साल 2 साल 5 साल 10 साल, हमारे पुराने अगर अपन दादाजी दादी या अपन देखें तो बड़े लोग गांव में सब लोग हमको कपड़े का थैला लेके जाते थे बाजार। तो अब जो अपन किसानी खेती जो करते हैं किसान लोग, अब यूरिया या अन्य जो है उसमें इतना डालने लग गए हैं कि वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति में आ गए हैं। और अभी प्रधानमंत्री ने तो कहा कि आप यूरिया यूज ना करके, उन्होंने जो चीजें बताई हैं कि इन चीजों का उपयोग करें जिससे कि आने वाले वक्त में अनाज भी शुद्ध मिले। वो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, गाय का गोबर है, केंचुए की खाद है, इस तरह से हम लोग पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। उसमें फिर आपको किसी भी तरह से केमिकल स्प्रे करने की या उसको दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जो ऑर्गेनिक सब्जी मिलती है वो हमारे लिए एकदम हेल्दी होती है, कहीं भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात भी करते हैं। हम लोग कपड़े का जो बैग बनाते हैं उसमें भी हम लोग ऑर्गेनिक यान यूज करते हैं। ऐसा यान, ऐसा कपास जो पेस्टिसाइड से उगाया नहीं गया, ऐसी खेती नहीं हुई है। तो हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। आपको बिग बैग मैन के नाम से जाना, इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी ये है कि मैं 32 साल से कपड़े के बैग बना रहा हूँ और 2020 में फोर्ब्स जो मैगजीन है उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि हम आपके लिए कुछ हम लोग एक आर्टिकल निकालना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 पेज का मेरा इंटरव्यू छापा। तो उसमें इन्होंने लिखा कि यू आर द बैग मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि आप 32 साल से बैग बना रहे हो, आपने 20 करोड़ से ज़्यादा बैग बनाए। ये सिंगल इंडिविजुअल द्वारा बनाया गया शायद एक विश्व कीर्तिमान भी हो सकता है। तो आपको हम बैग मैन ऑफ इंडिया कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लिया। तब से ये बैग मैन ऑफ इंडिया वायरल हो गया। जितने भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या टीवी चैनल्स है, सब लोग मुझे गूगल में भी लोग बाग सर्च करते हैं तो बैग मैन ऑफ इंडिया सर्च करते हैं, वो सब जगह मुझे उसी नाम से जानने लग गए। तो ये है रीजन कि मुझे। और फिर अभी रिसेंटली बहुत अच्छी बात ये हुई कि अभी 27 जुलाई को मेरा बर्थडे था और आई वॉज सो सरप्राइज कि मुझे नरेंद्र मोदी जी का एक मेल आया उनके खुद के ईमेल अकाउंट से, जिसमें उन्होंने ये बोला कि डियर बैगमैन हैप्पी बर्थडे। तो एक जो बैगमैन मुझे नाम से उन्होंने संबोधित किया, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी कि उन्होंने मुझे पहचाना कि मेरे नाम से नहीं बोल के मुझे बैगमैन बोला। तो मेरा बैग अभी तक आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? हम लोग 20 करोड़ से ज़्यादा बैग बना चुके हैं और हम ये मानते हैं कि 20 करोड़ बैग बनाने का मतलब है अरबों खरबों प्लास्टिक बैग हमने इस धरती से कम किया है। ओजोन लेयर को कम करने में हमने हेल्प करी है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में हमने हेल्प करी है। तो हमारा कोशिश ये है कि हम और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं और हर आदमी को अवेयर करें। हम लोग हर सरकार के साथ मिलके, ग्रेटर निगम के साथ मिलके, टीवी चैनल के साथ, हर और एनजीओ के साथ मिलके हम लोग ये कैंपेन चलाते हैं। हर घर घर जाते हैं हम लोग, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे जाते हैं, उनको समझाते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या नुकसान है और क्यों नहीं उनको यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हम मुहिम चलाते रहते हैं, जगह जगह अवेयरनेस करते रहते हैं कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली बनिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता कीजिए हमारी। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये अभी तक घर तक आ चुका है और इसको अगर हम चेते नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो अभी इसी साल जब जिस तरह से गर्मी का सितम रहा, 40, 45, 50 तक वो क्रॉस कर गया, ये भी एक चेतावनी। अब आप देखिए इस बार जो ग्लोबल टेम्परेचर अपना जयपुर की अगर बात करें तो 50 डिग्री को क्रॉस कर गया, कभी नहीं हुआ। अब इतने सालों से जयपुर रहते हैं, 45-46 है, 50 डिग्री हो गया। और ये जो हुआ है ये बार बार होने वाला है। अगले साल आप देखना ये 51-52 डिग्री पहुंच जाएगा। बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, और देखो जितनी तेज बारिश, जितनी तेज गर्मी, उतनी तेज सर्दी। अब अभी मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप सर्दी देखिएगा इस बार एक्सट्रीम विंटर आने वाली, एक्सट्रीम जो आज तक हमने नहीं देखी उतनी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बारिश ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और आपका विंटर का सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। तो हमको सबको मिलके जॉइंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपके यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट, आपने पेड़ पौधे पूरा कर रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम चलाई, एक पेड़ माँ के नाम से। उससे किस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं? अगर एक एक पेड़ लगाएं तो बहुत बड़ी बात हो सकती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग इसको बड़े स्तर पे लेते हैं और ये प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, अपने आप में बहुत बड़ी अभियान है, क्योंकि एक पेड़ माँ सबको अपनी प्रिय होती है। तो अगर माँ का जहाँ पे एक अपन कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें अगर मदर का नाम जुड़ जाता है, तो मोदी जी का यही सोचता कि मदर का मतलब हम उसको एक माँ की तरह हम एक पेड़ लगाएंगे, उसको मदर की तरह हम लोग उसका देखभाल करेंगे जैसे हमारी माँ के नाम से करते हैं। तो एक बहुत बड़ा अभियान है, इससे करोड़ों मतलब अरबों पेड़ यहाँ पे इंडिया में लोग बाग लगा रहे हैं, ऑलरेडी लगाना शुरू कर दिया है। और ये एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित करने वाला। तो ये प्रधानमंत्री जी का प्रयास बहुत ज़्यादा सराहनीय है और हम सबको सब मिलके और एनवायरनमेंट को सेव तो करना ही पड़ेगा, सब मेजर्स करने पड़ेंगे, सस्टेनेबल होना पड़ेगा, तभी ये धरती हमको बचा सकते हैं, ओजोन लेयर को हम बचा सकते हैं।
तो ये थे हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी, तो बड़े परिवार में रहते हैं जिन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा भी बैग बनाए हैं। इससे कम से कम उन्होंने जो पेड़ कटने वाले थे उन पेड़ों को भी बचाने का काम किया। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम से कहा, वो अगर प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान दे और लगातार इस पर काम करे तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। इन्हें प्रधानमंत्री और टॉप जो मैगजीन है फोर्ब्स, उन्होंने बैग मैन के नाम से नवाजा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और पर्यावरण के लिए लगातार वो काम करते रहेंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।